उसी प्रकार कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में, राज्यों के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक हैं या नहीं हैं, वहाँ के पुस्तकालयों में किताबें हैं या नहीं हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग करने की सामग्री है या नहीं है, उनके सत्र नियमित रूप से चल पाते हैं या नहीं चल पाते हैं। कोई भी नीति जब बनती है और विशेषकर शिक्षा की, तो वह नीति बनती है कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए। अगर हम उच्च शिक्षा को देख लें, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा को देख लें या स्कूल, तो ज़्यादातर संख्या छात्रों की उन कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में है जो राज्यों के कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं। तो कोई भी जब आप राष्ट्रीय नीति बनाना चाहते हैं तो वो सिर्फ केंद्रीय विश्वविद्यालयों को ध्यान में रख के नहीं बनाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा जो राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, जिनकी बात बिहार के हमारे छात्र मित्र ने की, या तमिलनाडु की हमारी छात्र मित्र ने की, या झारखंड के छात्र मित्र ने की। वहाँ ज़्यादा संख्या है छात्रों की, वहाँ क्या समस्या है। दूसरी बात, इसी वजह से शिक्षा समवर्ती सूची में है, यानी राज्यों का भी अधिकार है शिक्षा पर, वो स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो। तो कोई भी नीति जब बनेगी तो वह केंद्रीय नीति नहीं हो सकती जिसमें राज्यों की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। अगर इन दृष्टियों, इन समस्याओं को हम बुनियादी चीजों को सामने रखें, का सार्वभौमिकरण होना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर हम ये कह सकते हैं, उसकी वास्तविक सच्चाई जो भी हो, कि दाखिले के स्तर पर काफी सफलता प्राप्त की गई है। उसके बाद प्रश्न यह है कि क्या 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र छात्राओं को कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में वैसे ही प्रवेश की सुविधा है या नहीं है, यह एक प्रश्न है। तो स्कूली शिक्षा में जो परिवर्तन हुआ उसका क्या असर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की शिक्षा पर होगा, और उसमें क्या किया जाना चाहिए। अगर संख्या बढ़ रही है छात्रों की, तो जाहिर है कि कॉलेजों में आपको उसके अनुसार उपाय करने पड़ेंगे, मतलब शिक्षकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, वहाँ के जो साधन हैं कॉलेज के, वहाँ बैठने की जो बड़ी करनी पड़ेगी, पुस्तकालय बड़े करने पड़ेंगे। यह पहली समस्या थी। क्या इसकी तरफ विचार किया गया है? क्या यह जो नई शिक्षा नीति है वह इन चुनौतियों की तरफ विचार करती है? दूसरे, चूंकि हम बहुत सारे लोग अभी बात करेंगे, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रख रहा हूं। दूसरे, ज्ञान को लेकर, विषयों को लेकर हमारी समझ बदली है। पहले 10 साल पहले, 20 साल पहले हम ज्ञान के बारे में जैसे सोचते थे, विषयों के बारे में जैसे सोचते थे, अब वह समझ काफी बदल गई है। तो क्या वह बदली हुई समझ हमारे पाठ्यक्रम में और पाठ्यचर्या में दिखलाई पड़ रही है? यह एक सवाल है। दुनिया भर में विश्वविद्यालयों के बारे में यह कहा जाता है कि अच्छा विश्वविद्यालय वह होता है, श्रेष्ठ विश्वविद्यालय वह होता है जिसके पास इसका अधिकार होता है कि वह अपने छात्र छात्राओं को कैसे दाखिला देगा, यह वो तय करेगा। अपने अध्यापकों को कैसे नियुक्त करेगा, यह वह तय करेगा। अपनी पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम कैसे बनाएगा, यह वह तय करेगा। दुनिया भर में जिसको आप श्रेष्ठ विश्वविद्यालय कहते हैं, और अक्सर भारत में अमेरिका के विश्वविद्यालयों का नाम लिया जाता है, और यह बात एकदम ठीक है कि वे अच्छे विश्वविद्यालय जैसी संस्था हो, तो वो ये नहीं बतलाती है कि आपकी पाठ्यचर्या ऐसी बनेगी, आपका सिलेबस ऐसा बनेगा। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हर, आप सबको इसके लिए बधाई, बहुत बहुत बधाई। और दुष्यंत की पंक्तियां हमने इसीलिए पढ़ी थी कि ये धीरे धीरे जो ये छात्र संसद है, ये संसद पूरे भारतवर्ष को ये संसद में तब्दील हो जाना चाहिए सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ और सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ। जरा वो दे देना फोल्डर, बगैर रेफरेंस से बोलूंगा नहीं तो फिर हो सकता है इस बार सरकार को ही दिक्कत हो जाए। शुक्र है कि इस बार मोदी साहब ने नई शिक्षा नीति पर अंबेडकर साहब को कोट नहीं किया।
क्योंकि जब नोटबंदी कर रहे थे तब भी अंबेडकर साहब को कोट कर रहे थे, और जब 370 हटाया तब भी उन्होंने अंबेडकर साहब को कोट किया। दोनों बार हम लोग चीटिंग पकड़ लेते हैं कि आप गलत कोट कर रहे हैं, इस पेज नंबर पर ये बात नहीं, ये बात लिखी गई। तो नई शिक्षा नीति पे इस बार सावधान थे, बाबा साहब को कोट नहीं किया उन्होंने, लेकिन पहले से हम तैयारी करके बैठे थे। असेंबली का 12 मार्च 1927 का भाषण, रेफरेंस देता हूं, आप लोग देख लीजिएगा जाकर। हिंदी वाला जो खंड है वो पार्ट 3 पेज 55 से 61 तक है। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसी पर उसमें बात की गई। भारत के तमाम सामाजिक जो स्तरीकरण है, पढ़िए, बहुत दिलचस्प है, वो आपको बहुत काम आएगा काउंटर करने में, क्वेश्चन भारत सरकार की शिक्षा नीति को काउंटर करने में। 1-2 लाइन में पढ़ता हूँ। वो कह रहे हैं कि छानबीन से मुझे पता लगा है कि आर्ट्स कॉलेज में जो खर्च किया जाता है उसका 36%, 36% फीस से मिलता है, हाई स्कूल में 31% और मिडिल स्कूल में 21%। और कहते हैं कि सर, मेरा निवेदन यह है कि ये शिक्षा का व्यवसायीकरण है, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा तो एक ऐसी चीज है जो सबको मिलनी चाहिए। यूनिवर्सल एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सबको मिलनी चाहिए। शिक्षा विभाग ऐसा नहीं है जो इस आधार पर चलाया जाए कि जितना वो खर्च करता है उतना विद्यार्थियों से वसूला जाए। शिक्षा को सभी संभव उपायों से व्यापक रूप में सस्ता बनाया जाना चाहिए। अब बाबा साहब का आप नाम लेते हैं, आपने कहा था कि बाबा साहब की वजह से मैं यहाँ हूँ, और आपकी शिक्षा नीति जो है बाबा साहब के सिद्धांतों के ठीक उलट है। इससे मेरी भावना भी आहत हुई है। आपकी हुई कि नहीं? अरे आवाज नहीं आई, आपकी हुई कि नहीं हुई? तो ये बात, अगर शिक्षा को आप बर्बाद कर दीजिए तो आने वाली पीढ़ी के जड़ खोद दिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति जो है ये सिर्फ छात्रों को प्रभावित नहीं कर रही है। पटना विश्वविद्यालय के छात्र और तमाम छात्रों ने यह बात की कि कैसे स्ट्रेस में है।